जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र में एक टॉपिक आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो इससे पहले हमने बताया आप लोगों को कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फोर्स और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है। अब अगली टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम खींचेंगे। डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पर लेंगे प्लस की आवेश और इसकी पूरी दूरी मानेंगे क्या, 2L। तो ये जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब इसमें दो ध्रुव हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। और मैंने पहले ही माइनस क्यू क्यों लिखा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है इसको हम P से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है और सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। इसलिए पहले हम चार्ज को कौन सा लिखेंगे, माइनस क्यू, उसके बाद कौन सा लिखेंगे, प्लस क्यू। इसके बीच की दूरी 2L हमने क्यों माना है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आगे जब भी इस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल या फिर आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके मध्य बिंदु से दूरी ली जाती है ताकि हम इसको दो भागों में बांट सकें अच्छे से। यहाँ पर यदि आप पूरी दूरी L मानेंगे तो इसको L/2 लेना पड़ेगा। यदि आप 2L मानेंगे तो आसानी से आप इसको एक भाग की लंबाई आधे भाग की L मानेंगे, दूसरे भाग की L। तो इसका महत्व क्या है 2L मानने का, उसका वो तो आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझ आएगा। फिलहाल के लिए ये अपने दिमाग में रखिए कि इसकी बीच की दूरी क्या है, 2L। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है कि एक ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय मतलब सिस्टम, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश, दो विपरीत आवेश समान मात्रा के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर से समझिए कि टॉपिक है आपका कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शो करते हैं वेक्टर P से। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू अर्थात माइनस आवेश से लेकर प्लस आवेश की ओर होती है। इसकी बीच की दूरी को 2L मानते हैं, वो अपनी सुगमता के लिए, आसानी के लिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के यदि आपको परिभाषित करना पड़े तो आप लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो विपरीत आवेश कितने दूरी पर, 2L दूरी पे रहते हैं। तो परिभाषा बनती है द्विध्रुव आघूर्ण की, क्या, P इक्वल टू उनके बीच की दूरी और उनमें से कोई आवेश। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे, इस मतलब यहाँ पर केवल परिमाण की बात की जा रही है कि उनमें से उनके बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P इक्वल टू 2L/Q। इसकी बताइए मात्रक क्या हो जाएगा, इसका Q एक आवेश है, इसका मात्रक कूलाम और लंबाई है तो मीटर। और हमेशा याद रखेंगे यह एक क्या है, सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि किसी भी जगह, किसी भी एक बिंदु पर किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान, जो उसका हम वैल्यू ज्ञात करते हैं उसी को तीव्रता कहते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम निकालेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में, देखिए दो स्थिति में ज्ञात करना होता है आपको।
ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको। केवल दो, वैसे 3 टाइप है लेकिन आपको 2 टाइप मेनली मतलब अपने दिमाग में रखना है। पहला क्या, अच्छी स्थिति में, दूसरा होता है निरक्षी स्थिति में। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश या निकाय के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और किसी भी पॉइंट पर उसका मान, आप पूरा वैद्युत आवेश के जो क्षेत्र का मान ज्ञात करना को ही हम क्या कहते हैं, तीव्रता। तो वहाँ पर हम कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक आवेश के कारण ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम तीव्रता किसके कारण ज्ञात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को। तो इसको समझने के लिए एक फिगर आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसको हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए एक डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम वैद्युत ध्रुव का कैसा होगा, यहाँ पर -q, यहाँ पर +q। इसके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 2l। और इसके मध्य एक पॉइंट होगा O, जिसके हम इसीलिए कह रहे थे इसको हम 2l इसलिए मानते हैं ताकि इसको 2 भागों में हम क्या करें, विभाजित कर सकें। अब मानिए कि O बिंदु से एक r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं हम P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये डिनोट करेगा E1 और E2, ये इसके सटीक दिशा में ही है। तो पहले फिगर समझ लीजिए। पढ़ना है हमको अच्छी स्थिति में, तो आप देख रहे हैं हम इसके अक्ष की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यह एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए टर्म होता है E1 E2। इसको हम E से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, E = F/Q। वहाँ पर ये Q0 टेस्ट चार्ज होता है। तो आपको मतलब 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दिखाई गई हैं इसमें, E1 और E2। तो +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, यदि हम इसको A और इसको B माने तो BP दिशा में E1 होगी, और -Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2, वह होगी किस दिशा में, PA दिशा में। तो इसका मान जो है, देखिए ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये दूसरे के विपरीत हैं। बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि दूरी चेंज है। यहाँ पर यदि आप इस आवेश से इसकी दूरी देखेंगे E1 की, तो कितनी है, r + r - l। भाई ये दूरी कितनी है, पूरी 2l, ये आधी दूरी l है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी है, r। तो हमें इतनी दूरी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो +Q से जो आवेश की दूरी है वो r - l है, और -Q से जो आवेश की दूरी है यहाँ तक तो r है, और यहाँ पर क्या होगी, r + l। तो अब हमें दूरी ज्ञात हो गए। तो फार्मूला आप इससे पहले पढ़े थे कि 1/4 पाई ε0 Q/r²। यह तो एक नियतांक है। मान लेते हैं K क्या है, परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में रखा गया है। हाँ, Q आवेश आपको दिया ही है, आपको क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप ही बताइए कि ये दूरी L है और ये दूरी पूरी R है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आवेश Q से लेके E1 इस P पॉइंट पर जो दूरी होगी वो क्या होगी, R - L होगी।
चूँकि ये यल दूरी जो है इस पूरी दूरी में से घटाना पड़ेगा, और माइनस क्यू से दूरी क्या होगी आर प्लस यल, इसमें यल जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसको टर्म ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आर प्लस यल, और अब इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखकर क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। हाँ मन देखिए फिर से फिगर को समझ लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी हमने मानी थी 2l, वो एक मध्य बिंदु था, तो मध्य बिंदु है तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी यल, और इसी के अच्छी स्थिति में हमने एक पॉइंट P माना था जहाँ पर प्लस क्यू के चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस क्यू का E2 थी। हमने आपसे बताया कि इससे इसकी दूरी R माइनस यल होगी, यहाँ नहीं, ये इस मान लीजिए ये तो तीव्रता के डायरेक्शन शो किया गया, दूरी ये P तक ही लेंगे इसको हम, और यहाँ से दूरी क्या होगी R प्लस यल, तो बस है क्या। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके माध्यम का परावैद्युतांक K है इस स्थिति में रखा गया है, और हमें इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E2 और E1 है। मैंने यदि आवेश पहला क्यू माइनस क्यू लिया है तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसका नाम लूँगा, E2 को लूँगा। यदि आप कहते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा गया है तो उसी क्रम में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी रखेंगे कि हम उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और E2 है, वो कितने दूरी पर है, R माइनस यल दूरी पर है आवेशों से, R प्लस यल दूरी पर है। तो अब आपको लिखना होगा थ्योरी में कि प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा फार्मूले से E1 इक्वल टू 1/4πε0K इंटू क्यू अपान R स्क्वायर। R की दूरी कितनी है, R माइनस यल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे में टर्म में क्या याद करेंगे, माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें अच्छी स्थिति दोनों एक साथ कराऊंगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, वहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। E2 क्या हो जाएगा बताइए, E2 हो जाएगा 1/4πε0K क्यू अपान R प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप क्या कहेंगे कि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2 के बराबर होगी। हमें यदि कुल आवेश का मान, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 हों और उसके कारण उत्पन्न यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 E4 हों तो वह उनके सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर टोटल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, E मान लीजिए टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 हो जाएगी। लेकिन ये E है क्या, E एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यह परिमाण के साथ साथ दिशा पे भी निर्भर करती है। आप ये देख रहे हैं कि यह जो प्लस क्यू के आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, इसी की दिशा में है। तो इसके लिए E1 को हम पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन E2 की स्थिति में आप देख रहे हैं, अच्छा आप बताइए E2 की दिशा जो है ये
प्लस से माइनस की ओर है। तो क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है? नहीं होती है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये दिशा उल्टी दिशा, ये उल्टी दिशा में इसके जो है डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माइनस। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह यदि आप अलग अलग जगह पे E1, E2, E3 है तो उस पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके योग के बराबर हो जाएगी। लेकिन जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये दिशा पे भी निर्भर करती है। तो यदि आपकी दिशा इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है, क्यों विपरीत है? क्योंकि इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, आप यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसकी दिशा जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाती है। तो ये जो E1 दिशा डिनोट किया गया है प्लस क्यू के कारण, ये तो इसकी दिशा में ही है, लेकिन जो E2 है इसकी विपरीत दिशा में है। तो इसके लिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये चिन्ह, ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं है, ये बताइए। तो अब क्या करेंगे? वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू कामन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर माइनस एल आर प्लस एल, इसको हम टोटल के होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई लस से लेंगे, भाग देंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर यहाँ आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सॉल्व कर लीजिए। आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये प्लस 2LR हो जाएगा। और ये टर्म दोनों क्या हो जाएंगे? इससे कट जाएंगे और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ए धन बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब ई की टोटल वैल्यू जुड़ के क्या आ जाएगी? Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 to 4LR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि P इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था कि 2L उनके बीच की दूरी प्लस अब इसका गुणनफल होता है। तो यहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 इंटू एल क्यू, देखिए 2L क्यू बाहर लेते हैं, बचा क्या? R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब। तो 2LQ क्या डिनोट करेगा? 2LQ P को डिनोट करेगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2RP अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम यल को नगण्य माने, चूँकि ये आर जो डिस्टेंस है ये काफ़ी दूरी पर रखा गया है, तो आर यहाँ बहुत ही बड़ा है यल की तुलना में। तो सलूशन को आसान करने के लिए, समीकरण को आसान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यल को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यल को निगलेक्ट मान लीजिए 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर 0 हो नहीं सकता, इसको निगलेक्ट किया गया है केवल, आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि यल 0 नहीं है, ये इसकी तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RP अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
2rp/r⁴। एक r से एक r कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4πε0 k इंटू 2p/r³। यदि हम k का मान निर्वात में लिए या वायु के लिए लें तो k का वैल्यू 1 हो जाएगी। E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। तो ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है यही है किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक वीडियो में और लाऊंगा आपके लिए एक अच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति दोनों का साथ में। ठीक है, धन्यवाद।